हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबसे पहले आता है लिनियरिटी। लिनियरिटी मतलब कि ट्रांसड्यूसर की इनपुट और आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के हैं। दूसरा आता है रग्डनेस। रग्डनेस मींस कि जो ओवरलोड आ गया, कई बारी वोल्टेज ओवरलोड आ गया, या उसके जो प्रोटेक्शन पैरामीटर्स हैं वो कैसे हैं। अगर तो हमारा ट्रांसड्यूसर ज्यादा रग्ड होगा, दैट मीन्स कि वो उतना सेंसिटिव नहीं होगा, मतलब वो इजीली खराब नहीं होगा, उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। अगर वोल्टेज ज्यादा भी आ जाती है तो वो डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी आप सबको पता है कि सेम इनपुट जब हम बार बार देते हैं और उसके लिए सेम आउटपुट आए, उसको हम बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। नेक्स्ट आता है हाई स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। जो आउटपुट है हमारी वो स्टेबल होनी चाहिए, टेम्परेचर से, वाइब्रेशन से, किसी इन्वायरमेंट कंडीशन से या किसी एरर से उसकी जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा रिलायबल है या स्टेबल है। रिलायबल होता है जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और ट्रस्ट हम उसी पे करते हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। नेक्स्ट आता है गुड डायनामिक रिस्पॉन्स। ability to change output quickly for dynamic variations in input with respect to time. गुड डायनेमिक रिस्पॉन्स उसी का होता है जैसे कि अगर हमने इनपुट में कोई चेंज किया तो उसी टाइम पे आउटपुट में भी चेंज आ जाए, उसको हम बोलते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं ये सिस्टम डायनेमिक है। दैट मीन्स इनपुट के चेंज होने से साथ में ही आउटपुट में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंटेशन। हाई एनालॉग आउटपुट। अब इंस्ट्रूमेंटेशन के मैंने आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि आउटपुट इम्पीडेंस ज्यादा, सॉरी, आउटपुट इम्पीडेंस कम होनी चाहिए, इनपुट इम्पीडेंस ज्यादा होनी चाहिए, सिग्नल टू नॉइस रेशियो कम होनी चाहिए, एम्पलीफिकेशन के बाद सिग्नल इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें जो अगर होती हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट है। देन आता है गुड मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक्स। अगर हमारा सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है, उसमें कोई मैकेनिकल स्ट्रेन आ जाता है, किसी मैकेनिकल वाइब्रेशन के कारण सिस्टम में अगर डिफॉर्मेशन आ जाती है या उसकी परफॉर्मेंस अगर खराब हो जाती है, तो उसमें गुड मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। मतलब उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैकेनिकल चेंजेस से हमारे सिस्टम पे ज्यादा असर ना हो, उसकी परफॉर्मेंस पे ज्यादा असर ना हो। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी ट्रांसड्यूसर की। अनुराग शर्मा कैमरा ऑन है, रवि ऑफ है, रविकांत कैमरा ऑफ है, साहिल मैम ठाकुर कैमरा कैमरा ऑन है। ऑफ है, अभिषेक प्रीतपाल, जिसका कैमरा ऑफ है उसको कर दो रिमूव। रविकांत, मैम कॉपी लेने गया था मैं। साहिल ठाकुर, अभिषेक और प्रीतपाल, ठीक है। तो समझ में आ गया बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारे सिस्टम की, ट्रांसड्यूसर की। प्रीतपाल आप बताओ व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? प्रीतपाल, रोल नंबर 9, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? करणप्रीत, यस मैम। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? मैम एक डिवाइस जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी में कन्वर्ट कर देता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, हमने फिर कल ट्रांसड्यूसर की कुछ टाइप्स पढ़ी थी जिसमें रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स आते थे। आज हम रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर होता क्या है थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है क्योंकि उसके कुछ फिजिकल फिनोमिना में चेंज आता है। मतलब अगर कोई फिजिकल पैरामीटर चेंज होने से रेजिस्टेंस में चेंज आ जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। प्रीतपाल को मेरी आवाज नहीं आ रही। ओके, नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला क्या है? किसी भी मेटल कंडक्टर की हम रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया।
आर होता है कंडक्टर की रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर को हम ये रो से डिफाइन करते हैं। एल मीन्स कंडक्टर की लेंथ कितनी है, और ए मीन्स एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है कंडक्टर का। तो इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर को कैलकुलेट करने के लिए। ये रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर की जब हम टाइप पढ़ेंगे, कोई मेन ट्रांसड्यूसर की फंक्शनिंग पढ़ेंगे, तो ये काम कैसे कर रहा है, कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टिव के बाद आता है हमारा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में क्या होता है कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को जब हम किसी चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस में चेंज आता है। तो कैपेसिटेंस में चेंज कब आता है, या तो दोनों जो हमारी प्लेट्स होती हैं, इलेक्ट्रोड्स होती हैं, जब उन दोनों प्लेट्स या इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है तब हमारी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। उसका अगर एरिया चेंज हो जाता है, एरिया कम या ज्यादा हो जाता है किसी इलेक्ट्रोड का, तब भी हमारी कैपेसिटेंस में चेंज आता है। और परमिटिविटी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब वैक्यूम में वो कैपेसिटेंस को हम मेजर कर रहे हैं या उसको हम एयर में मेजर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी हमारी जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाती है। तो फॉर्मूला से ही पता लगता है, बेसिकली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए अपॉन डी, मीन्स एरिया अपॉन डिस्टेंस। तो अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, एरिया डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एब्सोल्यूट एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर जो है ये परमिटिविटी के लिए होते हैं, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की, अगर हम थोड़ी सी टाइप की देखें, टाइप की तरफ देखें तो देखो इसमें क्या है, हमारे पास एक मूवेबल डायाफ्राम है जो कि कैपेसिटी की एक प्लेट की तरह एक्ट कर रहा है। ये देखो, ये जो आप ये ओवल शेप में देख रहे हो ये डायाफ्राम है, और ये जो स्टैटिक प्लेट है ये फिक्स्ड प्लेट है, डायाफ्राम जो है वो ये मूविंग है। डायाफ्राम होता क्या है, जब भी डायाफ्राम एक तरह की मेटल शीट होती है बहुत पतली सी, जब भी वो मेटल शीट को हम फोर्स लगाते हैं किसी भी तरह का, चाहे वो साउंड सिग्नल से लगाएं चाहे वो किसी भी तरह से, जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो जो मेटल शीट है वो वाइब्रेट करती है, उस मेटल शीट को हम डायाफ्राम बोलते हैं। तो बेसिकली वो वाइब्रेशन से वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे ये जो पतली सी मेटल शीट है जिसको हमने डायाफ्राम बोला हुआ है, वो है मूवेबल, और ये जो स्टैटिक प्लेट है ये फिक्स्ड प्लेट है। तो जब भी ये डायाफ्राम को कोई प्रेशर आएगा तो ये जो डायाफ्राम है ये वाइब्रेट करेगा, मतलब टू एंड फ्रो मूव करेगा। दैट मीन्स ये स्टैटिक प्लेट और ये डायाफ्राम प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, जिससे हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। मूवेबल डायाफ्राम फॉर्म्स वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, द डिस्टेंस बिटवीन डायाफ्राम एंड स्टैटिक प्लेट चेंजेस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू डायाफ्राम। तो कोई भी फोर्स हम डायाफ्राम पे लगाएंगे तो डायाफ्राम मूव करेगा, जिसकी वजह से दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। So change in capacitance is measured with an AC bridge circuit or oscillator circuit as change in frequency. क्योंकि दोनों के बीच में कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ऑसिलेटर सर्किट अगर लगाया होगा तो वो फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आ रहा है वो मेजर कर लेगा। सो इट कैन मेजर बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक चेंजेस, चाहे स्टैटिक चेंज आए चाहे डायनामिक चेंज आए वो हम इसमें मेजर कर सकते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका क्या है कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण भी जो हमारे दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। अभी जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ, इसके आगे टाइप्स हम पढ़ेंगे।
नेक्स्ट आ जाता है ये, दैट इज इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। यह इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं फेरोमैग्नेटिक आर्मेचर को, फेरोमैग्नेटिक आर्मेचर कौन सा, ये डायग्राम आप देखो साइड पे, ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है जो यू शेप में है, इसके ऊपर हमने कॉइल को लपेटा हुआ है, और ये जो नीचे आप एक मेटल देख रहे हो दैट इज आर्मेचर, ठीक है। तो when a force is applied to ferromagnetic armature the air gap changes। अब देखो ये जो नीचे हमारा आर्मेचर लगा हुआ है, ऊपर हमारा मैग्नेट है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है जिसमें एयर गैप है। तो जब हम ये आर्मेचर को मूव करेंगे तो एयर गैप जो दोनों के बीच में है वो चेंज हो जाएगा। ये एयर गैप के चेंज होने से क्या होगा, जो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेरी करने लग जाएगी, वो भी चेंज करने लग जाएगी, इसकी रिलक्टेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक सर्किट की, वो भी चेंज करेगी, जिसके कारण हमारी इंडक्टेंस में चेंज आएगा। अब वो कितना फोर्स हमने लगाया था आर्मेचर को मूव करने के लिए जिससे कि इंडक्टेंस में चेंज आया, वो हम मेजर कर लेंगे। कॉइल में कैसे मेजर करेंगे, यहाँ मीटर लगा हुआ है, जैसे ही हम इन दोनों के बीच में एयर गैप को कम या ज्यादा करेंगे इसकी रिलक्टेंस चेंज होएगी और कॉइल की इंडक्टेंस चेंज होएगी, और वो वहां पे हम मीटर पे मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम जो आप ये देख रहे हो नीचे, ये देखो, इसमें देखो हमने एक मैग्नेट लिया हुआ है जिसके ऊपर कॉइल को हमने बाउंड किया हुआ है, साथ में हमने एक मीटर लिया हुआ है। ये हमारे पास एक आर्मेचर है। अब देखो ये आर्मेचर के डिस्टेंस को मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूंगी, जैसे ही मैंने आर्मेचर के डिस्टेंस को डिक्रीज किया, मतलब उसके मैं मैग्नेट के पास लेके आई, तो मीटर पे वैल्यूज चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर पढ़ लिया, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पढ़ लिया और इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर पढ़ लिया। इनकी टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एक ड्रॉबैक इसका क्या है, इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो लिमिटेड है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही ये रिस्पॉन्स देता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा आपके रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है। हम ये देखो टाइप्स पढ़ रहे थे, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है पता लग गया, वेरिएबल कैपेसिटेंस क्या होता है पता लग गया, और इंडक्टेंस क्या होता है पता लग गया। टाइप्स इनकी पढ़ लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था पैसिव ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं, जिनको एक्सटर्नल पावर की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल सोर्स की पड़ती है जरूरत, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटिंग टाइप नहीं होते, वो सेल्फ एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। इसमें डीसी पावर सप्लाई या ऑडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर को हम यूज करते हैं एक्सटर्नल पावर सोर्स देने के लिए। जो पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं इसमें आउटपुट सिग्नल जो जनरेट होता है वो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस की फॉर्म में होता है। तो अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को चेंज करते हैं तो इन रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस की क्वांटिटी में चेंज आ जाता है और वो चेंजेस को हम मेजर कर सकते हैं। एक्टिव ट्रांसड्यूसर में आ जाते थे फोटो वोल्टिक, थर्मो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पीजो इलेक्ट्रिक, केमिकल एंड अदर्स। ये भी हम टाइप्स पढ़ेंगे, इसमें सारी टाइप्स आपके सिलेबस में नहीं है, जो होंगी हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट। ट्रांसड्यूसर की रिक्वायरमेंट क्या थी और उसके टाइप्स क्या हैं, इसमें कोई डाउट हुआ है तो बताओ। ये वीडियो यूट्यूब पर डाली हुई है आपने? हाँ जी, हाँ डाली हुई है बेटे, वीडियो? मैं अभी आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी इसका। ओके मैम। हाँ जी, जगमीत सिंह को डाउट नहीं है। अभिषेक भाटिया को डाउट है? मनजोत सिंह? नो मैम। जगदीप? नहीं मैम, ये तब
पढ़ांगे थोड़ा या फिर समझ लगूगी। वीडियो देख लेंगे ना एक बार, अगर कोई डाउट हुआ तो आपसे कंफर्म कर लेंगे फिर। ठीक है, एक बार वीडियो देख लो, अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बता देना, ठीक है। और थर्सडे जब आओगे तो मुझे याद कराना कि आपको ट्रांसड्यूसर वाले चैप्टर के नोट्स देने हैं। ओके मैम। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट थर्सडे को। मैम थर्सडे को तो फ्राइडे? थर्सडे बेटे, थर्सडे, थर्सडे से डिले नहीं होगा टेस्ट, ठीक है। असाइनमेंट सबमिशन डेट भी आपकी थर्सडे है, थर्सडे को आपका टेस्ट भी है, और थर्सडे को मैंने आपको नोट्स भी देने हैं। ये तीनों चीजें याद रखना, मुझे मैम याद है। ऑल क्वेश्चंस का टेस्ट है। हाँ जी, फर्स्ट थोड़ा चैप्टर फ्राइडे तक कंप्लीट। लगे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, इसलिए ना ही कुछ बोलियो, ठीक है। फ्रॉम फ्राइडे से असाइनमेंट लेके थर्सडे तक 6 दिन में आपसे टेस्ट नहीं प्रिपेयर होना। असाइनमेंट तो चीटिंग करके ही असाइनमेंट बनानी होती है, वो कौन सा देख के बनानी होती है। करणदीप सिंह, करणप्रीत सिंह कॉलेज आएगा ना तो मैम मार पै करण जानी कुछ होता कह है। रहा है। आवांगा मैम। हाँ, मार खानी है फिर आके। नहीं मैम उदा ही आवांगा काम करके आया। ਉਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ नहीं ਵਧੀਆ काम ਆਣਗੇ करके ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। असाइनमेंट एक दिन भी डिले होएगी तो उतने ही नंबर कटेंगे, सोच समझ के असाइनमेंट को डिले करना। इसीलिए मैंने जब असाइनमेंट दी थी तो मैंने पूछ लिया था कि जिस दिन आप लोग विलिंग हो उसी दिन असाइनमेंट सबमिशन होएगी, एंड 1 वीक आपको दिया था, बहुत होता है। खैर मैं दोबारा इस बारे में लेक्चर नहीं देना चाहती, हम टॉपिक की बात करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया है, फिर भी आप एक बार वीडियो देखो, जो डाउट होगा हम थर्सडे को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थर्सडे टेस्ट के बाद अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में या जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं इसमें कोई डाउट होगा तो वो डाउट आफ्टर टेस्ट वी विल डिस्कस, ठीक है। एंड प्लीज साहिल साहिल ठाकुर क्योंकि नया स्टूडेंट है, इसको एक बार समझा दो कि कैमरा ऑन कैसे करना है और ऑन ही रखना है। उसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही शायद। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀਆਂ। एंड रविकांत ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ, रविकांत भी अपनी फोटो लगा के भज्जिया होया इत्थों, आई थिंक वो क्लास अटेंड ही नहीं कर रहा। सो मेरा मैसेज रविकांत ਨੂੰ दे दियो। ओके, अटेंड योर रोल कॉल। हाँ जी, रोल नंबर बोलते जाओ बेटे, सीरियल ऑर्डर में बोलना। 301 301 नेक्स्ट, 303 303 नेक्स्ट, 30 6 8 7 307 8 308 9 यस मैम 309 नेक्स्ट कौन है? 10 रोल नंबर 10, रोल नंबर 10 रविकांत, रोल नंबर 10 रविकांत, ही इज नॉट इन क्लास। इसको बोल देना इसकी अटेंडेंस नहीं लगी। नेक्स्ट कौन है? जाग गया रविकांत। रविकांत आपको सुनाई दे रहा है? मैम सुनाई दे रहा है मैम, मैं काम कर रहा था फैक्ट्री में। जो मर्जी काम कर रहे हो, मैंने आपको बोला ना आपकी वीडियो ऑफ नहीं होनी चाहिए। मैम बट सोडल मेले पे गए हुए हो? नहीं मैम, क्योंकि आपकी वीडियो ऑफ थी इसलिए आज आपकी अटेंडेंस नहीं लगानी मैंने। कहाँ पे हो आप रविकांत? मैम मैं फैक्ट्री में काम कर ओके ओके, रोल नंबर 10 के बाद जगदीप एंड साहिल, राइट? कोई रह तो नहीं गया? साहिल को मेरा मैसेज दे देना प्लीज, मेरे समझाने पे उसको नहीं समझ आ रही, आप एक बार ट्राई कर लो। ओके क्लास, यस। टेक केयर बेटा। हैव अ नाइस डे मैम।